कल हमने फिजिकल केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर शुरू किया था, सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट रसायन, लेकिन उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम आई थी कल के वीडियो में, फिर में आज सुधार किया जा रहा है। तो आज आगे पढ़ते हैं अपन। आज पढ़ेंगे ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर गैसीय अधिशोषक के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं वो पढ़ेंगे आज अपन। तो ये कारक है, पहला है गैस या अधिशोषक की प्रकृति। कल अपन अधिशोषक के बारे में बात कर चुके थे। अधिशोषक क्या होता है? अधिशोषक वह पदार्थ होता है जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है। तो गैस या अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक क्या होता है? अधिशोषक वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, अधिशोषक कहलाता है। फिर पढ़े दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव और अधिशोषक का सक्रियण। ये 5 कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गैस या अधिशोषक की प्रकृति। ठीक है, तो देखिएगा गैस या अधिशोषक की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है। अपन ने पढ़ा था भौतिक अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण? भौतिक अधिशोषण के बारे में अपन ने बात की थी। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण क्या होता है? जब अधिशोष्य पदार्थ और अधिशोषक के मध्य दुर्बल van der Waals आकर्षण बल पाए जाते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अब इनमें दुर्बल van der Waals आकर्षण होते हैं, आकर्षण कमजोर होने के कारण। इसकी प्रकृति कैसी बताई? कल अविशिष्ट प्रकृति। अविशिष्ट प्रकृति का ये होता है भौतिक अधिशोषण। अविशिष्ट प्रकृति का होता है, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। तो जब विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है तो कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित हो सकती है। कोई भी गैस भिन्न भिन्न अधिशोषकों की सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आसानी से जो द्रवित होने वाली गैसें हैं, ध्यान से सुनिएगा, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? आसानी से द्रवित होने वाली गैसों में आप देख सकते हैं SO2 है, NH3 आप देख सकते हैं, HCl आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से जो द्रवित होने वाली गैसें हैं उनमें अधिशोषण की दर स्थायी गैसों की तुलना में ज्यादा होती है। स्थायी गैसें कौन सी हैं? स्थायी गैसें आप N2 है, O2 ले सकते हो, N2 ले सकते हो और H2 ले सकते हैं आप, H2, N2, O2, ये सब क्या है? स्थायी गैसें हैं। ठीक है, तो इन स्थायी गैसें और वे आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, द्रवित गैसें। ठीक है, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, द्रवित गैसें। तो इनमें अधिशोषण की दर, आसानी से द्रवित होने वाली गैसों में अधिशोषण की दर स्थायी गैसों की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? डिपेंड करती है क्रांतिक तापों पर। किस पर डिपेंड करेगी? क्रांतिक तापों पर। इस पर डिपेंड करती है क्रांतिक ताप पर। जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा उसमें अधिशोषित होने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, या उसमें अधिशोषण की दर उतनी ही ज्यादा होगी, या वो अधिक मात्रा में अधिशोषित होगी। ठीक है, तो क्रांतिक ताप क्या होता है? क्रांतिक ताप वह निश्चित न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी भी गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता है। क्रांतिक ताप क्या होता है? मुझे कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप है निश्चित न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी भी गैस का द्रवीकरण संभव नहीं हो, चाहे दाब का मान कितना ही अधिक बढ़ा लिया जाए, चाहे दाब का मान कितना ही बढ़ा ले, लेकिन गैस का द्रवीकरण संभव नहीं हो, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। तो आसानी से सबसे ज्यादा द्रवित होने वाली गैसें कौन सी है? SO2। ठीक है,
SO2, NH3, HCl इनके क्रांतिक ताप ज्यादा होते हैं, जिसके कारण इनका आसानी से द्रवीकरण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? गैस या अधिशोषण की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करेगी? तो जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से संभव होता है उनकी अधिशोषण की क्षमता स्थायी गैसों की तुलना में ज्यादा होती है और डिपेंड किस पर करेगी? क्रांतिक ताप पर। क्रांतिक ताप क्या होता है? क्रांतिक ताप वह निश्चित न्यूनतम ताप होता है जिससे अधिक ताप पर किसी भी गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता है, चाहे ताप का मान कितना ही अधिक बढ़ा लिया जाए। ठीक है, तो ये अब गैस या अधिशोषण की प्रकृति। दूसरा यहाँ हम बात कर रहे हैं, दूसरा कारक कौन सा था? अधिशोषक का। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कल अपन जब अंतरों में देख रहे थे तो अपन ने अंतर में देखा था कि भौतिक अधिशोषण में भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, और रासायनिक अधिशोषण में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। दोनों ही प्रकार के अधिशोषण सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपन अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे कि दो प्रकार की आप सतह ले लें। एक तो आप ले लें कठोर और रंध्रहीन सतह, एक कठोर हो और रंध्रहीन सतह। कठोर और रंध्रहीन सतह की अपेक्षा अधिशोषण की मात्रा सह रंध्र और स्मूथ चिकनी सतह पर, रंध्रयुक्त सतह पर अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है। रंध्रयुक्त जो सतह होगी उसमें अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, और इसके साथ में आप चूर्ण सह और चूर्ण अधिशोषण लें तो उसमें अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस चूर्णित अधिशोषक का कठोर अधिशोषक की तुलना में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु है या कोई भी पदार्थ है, वो जितना ज्यादा बारीक होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होता है। तो सह और चूर्णित अधिशोषक, सह और चूर्णित अधिशोषक का पृष्ठीय सह और चूर्णित अधिशोषक में अधिशोषण की मात्रा कठोर और रंध्रहीन अधिशोषक की तुलना में ज्यादा होती है। जैसे आप बात कर रहे हैं एक कोलाइडियम पैलेडियम होता है, इसकी अधिशोषण की क्षमता सामान्य पैलेडियम से ज्यादा होती है, सामान्य पैलेडियम से ज्यादा होती है। इसके बाद में प्लेटिनम आता है, इसके बाद में आप ले सकते हैं ऑरम, और सबसे कम अधिशोषण जो क्षमता है इनमें निकेल की होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोलाइडियम जो पैलेडियम है उसकी अधिशोषण क्षमता सामान्य पैलेडियम से ज्यादा, सामान्य पैलेडियम की प्लेटिनम से ज्यादा, और प्लेटिनम की ऑरम से ज्यादा, ऑरम की निकेल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अधिशोषक अगर कठोर और रंध्रहीन है तो उसमें अधिशोषण की मात्रा सह और चूर्णित अधिशोषक की तुलना में कम होती है। अर्थात सह और चूर्णित अधिशोषक में अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला देखें आप, तीसरा जो था दाब, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव इंपॉर्टेंट है। दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दाब का प्रभाव अधिशोषक की प्रकृति में आप देखें दाब का प्रभाव, दाब कैसे प्रभाव डालता है अधिशोषण में, अधिशोषण पर दाब कैसे प्रभाव डालता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि निम्न ताप या स्थिर ताप पर आप टेम्परेचर क्या करते हैं यहाँ T बराबर 1 से,
ठीक है। और जब आप दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। T बराबर स्थिर करना है, ताप का मान स्थिर करते हैं। स्थिर ताप या निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। मतलब आप ये लिख रहे हैं कि दाब समानुपाती, कब, जब टेम्परेचर स्थिर है, दाब समानुपाती अधिशोषण की दर, दाब समानुपाती अधिशोषण की दर। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। कब, जब ताप स्थिर रहता है। और स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा एवं दाब के मध्य संबंध को, दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं, जिसे वक्र के द्वारा भी समझा जा सकता है। यहां पर एक चीज है, अधिशोषण की मात्रा, ध्यान से देखना, अधिशोषण की मात्रा को अपन इंडिकेट करते हैं x/m से। ग्राफ बनाया यहां, ये अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब के मध्य ग्राफ बनाया गया। अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब x क्या है, अधिशोषित का भार, या इसमें लिखते हैं भार या मोल, और m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, x है अधिशोषक का भार या उसकी मोल, और m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, तो हम x/m और दाब के मध्य ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहां पर ये Ts संतृप्त दाब से आता है। ये बिंदु कौन सा है, संतृप्त दाब। अब देखें आप, अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर लगातार बढ़ती है। अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक स्थिति पर जाकर के, जहां संतृप्त दाब पर जाकर के और स्थिर हो जाती है, इसके बाद आप कितना ही अधिक दाब बढ़ा लें, संतृप्त दाब तक बढ़ेगी, उसके बाद स्थिर हो जाती है। इसके बाद संतृप्त दाब के बाद आप कितना ही दाब बढ़ा लें, अधिशोषण की मात्रा स्थिर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इस दाब के बाद में, क्योंकि देखो भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है, उत्क्रमणीय। तो इस दाब के बाद में जब आप क्या बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे, संतृप्त दाब के बाद में जब आप दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा और विशोषण की दर बराबर हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण अधिशोषण की दर नहीं बढ़ नहीं पाती। अधिशोषण की मात्रा लगभग स्थिर हो जाती है। तो ये कहां तक बढ़ेगा, अधिशोषण की मात्रा कहां तक बढ़ेगी, संतृप्त दाब तक। और संतृप्त दाब के बाद में आप कितना ही दाब बढ़ा लें, इन दोनों की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, विशोषण की दर, क्योंकि अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के कारण विशोषण की दर में वृद्धि हो जाती है। अधिशोषण की मात्रा, विशोषण की दर दोनों लगभग बराबर हो जाती है, जिसके कारण अधिशोषण की मात्रा स्थिर होती है, बढ़ नहीं पाती। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव का दाब था।
तब जब आप ताप को स्थिर रखते हैं। ठीक है, चौथा जो प्रभाव है वो है ताप के प्रभाव में। आप देखिएगा, अपन बात करेंगे अधिशोषण की। तो अधिशोषण कैसा प्रकार था? अधिशोषण ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम और विशोषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ठीक है, अधिशोषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम और विशोषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। तो लैश-शास्त्रीय नियम के अनुसार, इसके अनुसार ला-शास्त्रीय के अनुसार, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था शास्त्रीय नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा भौतिक अधिशोषण के लिए घटती है। स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा क्या निश्चित है? x/m से टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। कब? जब दाब कैसा हो? ठीक है, तो स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की मात्रा में कमी होती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए ये वक्र अलग प्रकार का प्राप्त होता है। और वो वक्र कैसा है देखें आप, देखिएगा यहां रासायनिक अधिशोषण में अलग तरीके का वक्र प्राप्त होता है, x/m इस तरीके से। यहां दाब को क्या करें आप? स्थिर करते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण के लिए जब ताप का मान बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ताप बढ़ाने से सक्रियण ऊर्जा के मानों में वृद्धि होती है। और ये बढ़ी हुई सक्रियण ऊर्जा अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है। क्लियर? ताप का मान बढ़ा हुआ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। बढ़ी हुई सक्रियण ऊर्जा अधिशोषक एवं अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है। अब जैसे टेम्परेचर से आगे और बढ़ाते हैं आप, तो अधिशोषण की मात्रा कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि पहले से उपस्थित अणुओं की, अधिशोषक पर पहले से उपस्थित अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ध्यान से सुनना इस बात को वापस। ताप बढ़ाने पर कमी क्यों होती है? क्योंकि अधिशोषक पर पहले से उपस्थित अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण विशोषण की दर बढ़ जाती है। विशोषण की दर बढ़ जाती है और विशोषण की दर बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा में कमी होती है। तो रासायनिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव अलग प्रकार से। प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन और ज्यादा ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा में कमी हो जाती है। और बढ़ती क्यों है? सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है। कमी क्यों होती है? तो कमी होने के कारण अधिशोषक पर पहले से अधिशोषित अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के कारण विशोषण की दर बढ़ जाती है। विशोषण दर बढ़ने के कारण अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये ताप का प्रभाव था। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, अगला इसमें देखें आप अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक, 5वां पॉइंट, अधिशोषक का
सक्रियण। अधिशोषक के सक्रियण से मतलब क्या है? अधिशोषक पदार्थ की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाने का प्रक्रम। अधिशोषक पदार्थ की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। ठीक है, अधिशोषक पदार्थ की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। कैसे बढ़ाते हैं? तो एक तो अधिशोषक को यांत्रिक विधियों द्वारा खुरदरा बना करके। दूसरा, आप अधिशोषक को बारीक पीस कर। अब बारीक पीसने से क्या होगा? इससे सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाकर। और तीसरा पॉइंट जिसमें आप पहले से उपस्थित अशुद्धियों को हटाना। ये तीन तरीके से आप किसी भी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से पड़े हैं? गैस या अधिशोषक की प्रकृति, दूसरा अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा दाब का प्रभाव, चौथा ताप का प्रभाव और पांचवा अधिशोषक का सक्रियण। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। ठीक है, तो फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा का साम्यावस्था दाब के साथ संबंध को बताया। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है, तो निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा का साम्यावस्था दाब के साथ संबंध अधिशोषण समतापी कहलाता है। और फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य वक्र प्राप्त किया, इसीलिए इसको फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। तो अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य संबंध को उसने समीकरण के द्वारा दर्शाया। और समीकरण क्या है? x/m समानुपाती p की पावर 1/m। x/m समानुपाती p की पावर 1/m, या इसको लिखते हैं x/m बराबर k p की पावर 1/m, जहां m ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखिएगा आपने समीकरण प्राप्त किया और इस समीकरण को फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहा जाता है। यहाँ x/m क्या है? x/m अधिशोषण की मात्रा है, अधिशोषण की मात्रा। ठीक है, x अधिशोषक पदार्थ का भार, अपन पहले विषयों में भार एक मोल संख्या, m अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, k और m क्या है? यहाँ स्थिरांक है, और p क्या है? यहाँ दाब। k और m क्या है? स्थिरांक है, और p क्या है? यहाँ दाब। ये जो समीकरण है, ये समीकरण सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस p का पालन करता है। y बराबर mx प्लस p इस समीकरण का पालन करता है। अब आप देखें, जब इससे x/m अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ बनाया जाता है, अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ बनाया जाता है, तो देखिएगा ये x/m अधिशोषण की मात्रा और ये p दाब बनाया जाता है। सॉरी, x/m अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए आप, इस प्रकार से ये प्राप्त होता है, ये थीटा। ठीक है,
यहाँ पर ये जो भाग है ये अंतःखंड कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। और ये भाग है ये ढाल कहलाता है। ठीक है, ढाल क्या है यहाँ 1/n, ढाल क्या है 1/n। और अंतःखंड क्या होगा, अंतःखंड log k के बराबर होगा। इस समीकरण का अगर अपन log ले लें तो क्या लेंगे, log x/n बराबर log k प्लस 1/n log p। ये समीकरण हमने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो log k है ये अंतःखंड होगा और log k अंतःखंड होगा 1/n क्या है, ढाल होता है। ठीक है, ढाल होता है, याद रखिएगा। अब इसी चीज को फ्रेंडलिक ने प्रयोग के द्वारा भी सिद्ध करने का प्रयास किया। वो कैसे किया, ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत निश्चित ताप पर, क्योंकि देखिए अधिशोषण दाब से प्रभावित होता है तो निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा सामान्यतः दाब के साथ संबंध को दर्शाया जाता है, इसके द्वारा अधिशोषण समतापी वक्र के द्वारा। इसको दर्शाया किसने, फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य वक्र प्राप्त किया और उस वक्र को ही फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। और उसके लिए फ्रेंडलिक ने समीकरण दिया x/n समानुपाती p की पावर 1/n, x/n बराबर k p की पावर 1/n। यहाँ x/m अधिशोषण की मात्रा k और n स्थिरांक है, p दाब है। और इसका आपने log ले लिया, n का n ग्रेटर देन क्या है 1, log लिया तो log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। और इसको अधिशोषण की मात्रा और दाब का जब ग्राफ बनाया तो यहाँ 1/m ढाल के रूप में और अंतःखंड किसके बराबर प्राप्त हुआ, log p के बराबर प्राप्त हुआ। इसी चीज को आगे एक प्रयोग के माध्यम से फ्रेंडलिक ने समझाया। क्या था वो देखिएगा, अलग अलग दाबों का प्रयोग किया उसने, अलग अलग दाबों का उसने प्रयोग किया। पहले उसने ग्राफ बनाया, अब निम्न दाब पर, निम्न दाब, और निम्न दाब पर क्या रहा, निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। मतलब अधिशोषण की मात्रा क्या है, x/m समानुपाती p, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। इसको लिखते हैं x/m बराबर kp। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये निम्न दाब पर। उच्च दाब पर में आप, उच्च दाब पर क्या होगा, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा x/m समानुपाती p की पावर 0। मतलब दाब के पद से स्वतंत्र रहती है। अपन ने देखा था संतृप्त दाब, उससे आगे दाब बढ़ाया जाता है, संतृप्त दाब से आगे दाब बढ़ाया जाता है, अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या लिखते हैं, x/m बराबर k p की पावर 0। और किसी भी पदार्थ की पावर 0 होती है, p की पावर 0 बराबर क्या आएगा 1। तो क्या लिखते हैं, x/m बराबर k, दाब के पद से स्वतंत्र हो गए। तीसरा, मध्यवर्ती दाबों की बात करें, मध्यवर्ती दाबों पर, मध्यवर्ती दाबों पर अधिशोषण की मात्रा x/m दाब के घातांकों पर निर्भर करती है। मतलब x/m बराबर k p की पावर 1/n। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण का क्या करेंगे, आप लॉग ले लेंगे। तो समीकरण 3 का लॉग लेने पर, लॉग लेने पे क्या आएगा, log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। और इसी समीकरण को कहते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। ठीक है, अब आप इसके आधार पर क्या बनाएंगे, वक्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आपके पास 3 समीकरण प्राप्त हुए, ये निम्न दाब पर
ये है मध्यवर्ती दाबों पर और ये उच्च दाबों पर और ये मध्यवर्ती दाबों पर। 3 प्रकार के समीकरण प्राप्त हुए। 3 प्रकार के समीकरणों से आप ग्राफ बनाएंगे। तो देखें आप x/m और दाब के मध्य अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ बनाएंगे। तो ये था निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी। फिर मध्यवर्ती दाब उच्च दाब पर देखिए ये है निम्न दाब पर x/m बराबर क्या लिखा kT। दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, ये किस पर है? निम्न दाब पर। यहाँ मध्यवर्ती दाब पर क्या है? x/m बराबर kT⁻1/m, ये मध्यवर्ती दाबों पर है। और उच्च दाब पर क्या प्राप्त हुआ? x/m बराबर k, ये उच्च दाब पर। ये बिंदु क्या है? PS संतृप्त दाब, ठीक है। और इस दाब से आगे जब आप दाब बढ़ाओगे, संतृप्त दाब से आगे दाब बढ़ाओगे, तो अधिशोषण की मात्रा दाब से अप्रभावित रहती है, ठीक है। यहां पर n का मान 0 से 1 के मध्य होता है, ठीक है।